हेडिंग डालिए कॉपी में अपने। हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं। अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक पढ़ना अपने को, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपवाह तंत्र में हमको जानना किसके बारे में है ना? तो अपवाह तंत्र में हमको बेसिकली जिसके बारे में जानना है वो है भारत की नदियों के बारे में। किसके बारे में जानना है? नदियों के बारे में जानना है, और नदियों के बारे में समझना है। सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बनेंगी और ध्यान में भी आएंगी। अगर सही से चलते रहोगे मेरे साथ तो सब कुछ बहुत बढ़िया से बनेगा, आपसे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, और एक एक डेटा आपको याद भी रहेगा, है ना? नदियों के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्यों नदियों के बारे में पढ़ना क्यों है? ठीक, फिर क्या पढ़ना है ये भी जानना है। ठीक, और कैसे पढ़ना है ये तरीका अभी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात कि नदियों के बारे में पढ़ना क्यों है, तो एक बात समझिए कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, है ना, सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। जैसे आप मिस्र की सभ्यता देख लीजिए, नील नदी के किनारे। ठीक, भारत में अगर हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए तो वो भी ठीक ना सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सभी के पनपने के पीछे का बड़ा कारण कोई ना कोई नदी है। और इसके पीछे ऐसा क्यों है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित हो रही हैं? तो इसके पीछे ये कारण है कि नदियों के किनारे बेहतर सिंचाई सुविधा मिलती है। ठीक, आवास की बेहतर सुविधा मिलती है, मैदानी क्षेत्र होता है तो पूरा क्षेत्र उपजाऊ होगा। उपजाऊ होगा तो फसल लेना आसान होगा, वहां पे कृषि कार्य आसान हो जाएगा। कृषि कार्य आसान होगा, फसल उत्पादन ज्यादा होगा, तो लंबे समय तक वहां रह करके क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। इन सब कारणों से हमको किसको जानना पड़ेगा? नदियों को। इसके साथ साथ हम लोग नदियों को माता या देवी का भी दर्जा दिए हुए हैं, मतलब इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है भारत में, है ना? धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जाइए, बनारस जाके देखिए, नदियों की पूजा हो रही है, गंगा आरती होती है ना? मतलब नदियों का सांस्कृतिक महत्व भी है। जितना आर्थिक महत्व है उससे कहीं ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है। नदियों की पूजा हो रही है, तो इन सब कारणों से हमको क्या जानना है? नदियों के बारे में। ठीक, क्या जानना है? तो प्रत्येक नदी का अपवाह तंत्र जानेंगे हम लोग। प्रत्येक नदी क्या जानेंगे हम लोग? अपवाह तंत्र को डिटेल में समझना है। अब बात यह है कि अपवाह तंत्र क्या होता है, क्यों पढ़ना है, ये बात तो समझ गए। ठीक, क्या पढ़ना है? तो अपवाह तंत्र पढ़ना है। अब ये अपवाह तंत्र क्या होता है इसको समझिए कि आखिर अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, है ना? तो अपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र कहने का मतलब है कि एक बड़ी नदी तथा उसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में समझ विकसित करना या फिर समझना तथा उनके महत्व को जानना क्या है? अपवाह तंत्र है। अगर इसका किताबी डेफिनेशन में जाएं तो किताबी डेफिनेशन है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह
हो रहे जल प्रवाह को समझना ही क्या है, अपवाह तंत्र है। ठीक, डेफिनेशन से ये बात उतनी क्लियर नहीं है जितनी अब समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि एक नदी है जो कहीं से ओरिजिनेट होकर के जाकर के समुद्र में मिलेगी। एक प्रमुख नदी होगी जो किसी ऊंचे पर्वत शिखर से निकलेगी और यहां से निकल करके जा करके कहीं समुद्र में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। समझ में आया? अब इस बीच इस प्रमुख नदी की अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां होंगी जो आकर के इससे क्या करेंगी, मिल जाएंगी, है ना। अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां इससे होकर आकर के क्या होंगी, मिलेंगी और अपना पूरा जल किसमें डाल देंगी, इस बड़ी नदी में। और इस बड़ी नदी के माध्यम से इन छोटी छोटी नदियों का भी जल कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। तो इस तरीके से एक बड़ी नदी और उनकी छोटी नदियों का ये पूरा सिस्टम जो तैयार हो रहा है, जो तंत्र तैयार हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र में कुछ शब्द आएंगे जिसको हमको जानना है। ठीक, कौन कौन से शब्द आएंगे देखिए। तो अपवाह तंत्र में एक शब्द आएगा, इसको हम लोग कहेंगे कि नदी द्रोणी। ठीक, नदी द्रोणी मतलब रिवर बेसिन। दूसरा शब्द आएगा इसमें जल संभर, या इसे कहते हैं वाटर शेड। क्लियर? तीसरा इसको कहेंगे डेल्टा, और चौथा इसको कहेंगे एस्चुरी। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एस्चुरी। अब समझिए, ये डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, नदी द्रोणी क्या है, रिवर बेसिन क्या है ना। नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कहने का मतलब है कि ये एक प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी के चारों तरफ का जल भराव क्षेत्र, जहां से ये पूरा पानी बहा करके लेकर के आ रही है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, रिवर बेसिन। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, रिवर बेसिन या नदी द्रोणी। बात समझ में आ गई? रिवर बेसिन कहने का मतलब है एक प्रमुख नदी और उसके चारों तरफ की सहायक नदियां। ठीक, ये जो जल भराव क्षेत्र होगा इनका, इसी को क्या बोलेंगे, नदी द्रोणी या रिवर बेसिन। जल संभर क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये एक छोटी नदी है और इस छोटी नदी के भी चारों तरफ से छोटी छोटी और नदियां आकर के मिल रही होंगी और इनका भी कोई जल भराव क्षेत्र होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया को, जो जल भराव क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे, जल संभर या वाटर सेट। समझ में आ गया बात? जल संभर या वाटर सेट कहने का मतलब है छोटी नदी के जल भराव क्षेत्र को क्या कहेंगे, वाटर सेट। डेल्टा क्या होगा, तो कोई नदी जब ऊंचे स्थान से निकलती है तो निकलते हुए जब बहते हुए जाएगी तो अपने ढलान में बहते हुए जाएगी और ढलान में बहते हुए जाकर के समुद्र से मिल जाएगी। समुद्र से जब मिलेगी तो ये अपने साथ केवल पानी नहीं, पानी के साथ कंकड़, पत्थर, बजरी, गाद, ये सब अपशिष्ट बहा करके लेते आएगी और इन कंकड़, पत्थर, गाज, बजरी जो है, इनका जमाव कहाँ करेगी, इस क्षेत्र में, समुद्र के किनारे। और यहाँ पे एक नया मैदानी एरिया बनेगा, नया लैंड एरिया फॉर्म होगा। इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा बोलेंगे। समझ गए बात को, क्या बोल रहे हैं इसको, डेल्टा। अगर कोई नदी जो पश्चिम की तरफ बह रही है, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं भारत में। ठीक, भारत में एस्चुरी का निर्माण करती हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। ठीक, जब कोई नदी समुद्र से मिलने वाली हो, तो मान लेते हैं कि ये कोई नदी है जो समुद्र में मिलने जा रही है ना, और मिलने से पहले ये क्या करे, इसका मुंह चौड़ा हो जाए। और चौड़ा होने के पीछे कारण क्या हो, कि समुद्र का पानी इसके अंदर इंटर कर रहा है। ठीक ना, समुद्र का पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर इंटर कर रहा है और लगातार इसके मुंह को क्या कर रहा है, काट करके चौड़ा कर दे रहा है। और कैसी आकृति बन जा रही है, तो ऐसा कीप जैसा आकृति बन जा रहा है इसका, है ना। कीप की आकृति समझते हैं, कूपी जैसा आकृति बने, तो इसी को क्या बोलते हैं, एस्चुरी। एकदम क्लियर याद रखना है इतना बात, क्लियर। अगर
आपसे कहे कि अपवाह तंत्र क्या है, तो एक बड़ी नदी और उसकी अन्य छोटी छोटी सहायक नदियों के अध्ययन का पूरा सिस्टम पढ़ना ही क्या है, अपवाह तंत्र है। अगर आपसे कहे कि नदी द्रोणी क्या है या रिवर बेसिन क्या है, तो बेसिन किसको बोलेंगे, बड़ी नदी के जल भराव क्षेत्र को रिवर बेसिन कहेंगे। ठीक, फिर अगर जल संभर कहे क्या है, तो छोटी नदी और उसके जल भराव क्षेत्र को जल संभर कहेंगे। और इसके बाद डेल्टा कहें तो नदी द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर गाद बजरी से जो नया लैंड एरिया बनकर समुद्र किनारे खड़ा हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। और फिर एस्चुरी किसको बोलेंगे, तो एस्चुरी जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो जिनका मुंह क्या हो जा रहा है, समुद्र में मिलने से पहले चौड़ा हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एस्चुरी। जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। जबकि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। समझ रहे हो बात को, इतना बात जानना है। ठीक, क्या ये बातें समझ में आई? नदी द्रोणी क्या होता है समझ में आया, जल संभर क्या होता है समझ में आया, डेल्टा क्या होता है समझ में आया, और एस्चुरी समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब इसके बाद देखिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अब चलते हैं अपवाह तंत्र की तरफ इंटर करते हैं, है ना। अब अपवाह तंत्र में अगर देखें तो जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियां, इनको दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किए हैं। एक, इन्हें कहते हैं उत्तर भारत की नदियां। कौन सी नदियां, उत्तर भारत की नदियां। ठीक, भारत में उत्तर की तरफ जो नदियां बहती हैं। और दूसरा, इसे कहते हैं दक्षिण भारत की नदियां। क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत की नदियां। देखिए, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां क्या हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये भारत है ना, तो भारत में यहां ये एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर की नदियां उत्तर की तरफ बह जाती हैं और इसके बाद दक्षिण की नदियां किधर बहेंगी, दक्षिण की तरफ। तो पूरे अपवाह तंत्र को ऐसा दो भागों में बांट दिए हैं। विंध्याचल के ऊपर वाले को उत्तर भारत की नदियां और इसके नीचे वाले को दक्षिण भारत की नदियां। विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा वाटर डिवाइडिंग रेंज कहा गया है। ठीक, सबसे बड़ा क्या है, ये जल विभाजक क्षेत्र है। ठीक, कौन सा, विंध्याचल पर्वत। इसके ऊपर में गंगा नदी अपवाह तंत्र है और इसके नीचे में नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे नदियों का अपवाह तंत्र है ना। इसको समझना है। जैसे अगर देखें तो यहां से एक नदी निकलेगी, इसका नाम है सिंधु नदी, और यहीं से एक और नदी निकलेगी, ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी में जाके मिल जाएगी सतलज नदी, ठीक, चिनाब नदी के माध्यम से। और यहाँ से एक नदी निकलेगी, कौन सी, गंगा नदी, ये चली जाएगी ऐसे। तो उत्तर भारत की नदियां कहाँ, यहाँ से निकल रही हिमालय से और जा करके उत्तर की तरफ ही बह रही है ना। और दक्षिण में यहाँ से नदी निकलेगी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो किधर बह रही हैं, और इनकी सहायक नदियां भी किधर बह रही हैं, दक्षिण की ही तरफ बह रही हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की नदियां। समझ गए बात को। इसके ऊपर की नदियां उत्तर भारत की नदियां। तो ऐसा दो कैटेगरी में नदियों को हम लोग क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। अब बात यह है कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, दोनों में फर्क क्या है, क्या अंतर है दोनों में। तो दोनों में अंतर समझिए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उत्तर भारत की नदियां जो हैं, ये कैसी नदियां होंगी, ये सदा नीरा होंगी। क्लियर बात, कैसी नदियां होंगी, पेरिनियल होंगी, सदा नीरा होंगी। इन नदियों में साल भर पानी रहेगा। उत्तर भारत की नदियों में साल भर पानी रहेगा। साल भर पानी क्यों रहेगा, क्योंकि साल भर वहां से ग्लेशियर के पिघलने से
इन नदियों का निर्माण हो रहा है। तो साल भर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है, यहाँ पानी बह रहा है। समझ में आया? इसीलिए क्या है, ये सदा नीरा है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां होंगी, ये कैसी नदियां होंगी, मौसमी नदियां होंगी। कैसी नदियां होंगी, ये मौसमी नदियां होंगी। तो छत्तीसगढ़ की नदियां कैसी नदियां होंगी, मौसमी नदियां होंगी। दक्षिण भारत की नदियां कैसी नदियां होंगी, मौसमी नदियां होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी एक मौसम विशेष में पानी रहता है। जैसे जब यहाँ मानसून का सीजन रहेगा, नदियां एकदम भरी हुई लबालब चलेंगी। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आते जाएगा, वैसे वैसे इनका पानी क्या होते जाएगा, सूखते जाएगा, कम कम होते जाएगा। क्लियर? तो उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा होती हैं या नित्य वाहिनी होती हैं, है ना? कैसी होती हैं, सदा नीरा या नित्य वाहिनी। जबकि दक्षिण भारत की नदियां कैसी होंगी, मौसमी होंगी। अगर ये उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा हैं, मतलब साल भर पानी है, तो इनसे सिंचाई सुविधाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, बेस्ट सुटेबल कंडीशन देंगी कि ये क्या कर सकें, सिंचाई कर सकें। इनसे बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण हो सकता है। जैसे हमको पता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, ये भारत की और विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। साढ़े 600 किलोमीटर, एग्जैक्ट 649 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है ना? हरियाणा, पंजाब, फिर आपका ये राजस्थान, इन जगहों पर क्या करती है, ये पेयजल और कृषि जल की आपूर्ति करती है। इसकी तुलना में दक्षिण भारत की नदियां सिंचाई के लिए कम उपयुक्त है। ऐसा नहीं कि सिंचाई नहीं हो सकता, लेकिन सिंचाई के लिए उत्तर भारत की तुलना में क्या है, कम उपयुक्त है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अब जब पानी की आवश्यकता है गर्मी में, तब इनमें पानी नहीं है, और जब पानी की आवश्यकता उत्तर भारत में, तब उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। क्लियर? उत्तर भारत की नदियां जो हैं, ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करेंगी। कौन सी नदियां? उत्तर भारत की नदियां। जबकि दक्षिण भारत की नदियां जो हैं, इनकी तुलना में छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। छोटे डेल्टा का क्या करेंगी, निर्माण। जैसे गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन इनका डेल्टा उतना बड़ा नहीं है जितना गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा है। समझ में आया? भारत का तो छोड़िए, विश्व का सबसे बड़ा है। समझ में आया? कौन सा? गंगा। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से उतरते हुए आ रही है और लगातार मिट्टी का कटाव कर रही है। अभी तक अपने आधार तल को ये नदियां प्राप्त नहीं कर पाई हैं। ठीक, आज भी उत्तर भारत की नदियां जो हैं, ये फेमस हैं किसके लिए? मार्ग परिवर्तित करने के लिए। क्या कर देती हैं ये? रूट अपना चेंज कर देती हैं। मार्ग परिवर्तित करने के लिए क्या है? विख्यात है। कौन सी नदियां? उत्तर भारत की नदियां। इसकी तुलना में जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसकी तुलना में जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब ये मिट्टी का कम कटाव करती हैं, है ना? इनको जितनी गहराई पे बहना है उतना ये बह गए हैं। अब ये अपना मार्ग चेंज नहीं करती। उत्तर भारत की नदियां क्या करती हैं? अपना रूट बदल लेती हैं। समझ में आ गया बात? तो उत्तर भारत की नदियां आधार तल को प्राप्त अभी तक नहीं कर पाई हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। समझ गए? इसके बाद देखिए और क्या खास है दोनों नदियों में। तो उत्तर भारत की नदियां जो हैं, उत्तर भारत की नदियां फेमस हैं किसके लिए? गोखुर झील बनाने के लिए। गोखुर झील। ठीक, ये क्या बनाती हैं? गोखुर झील बनाती हैं। गोखुर झील क्या होता है समझिए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक नदी ऐसे बहते हुए आ रही है ना? बहते हुए जा रही है, और ये उत्तर भारत की नदियां हैं। तो उत्तर भारत की नदियां अभी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं की हैं, कह रहा हूं मैं। तो जैसे ही मानसून का सीजन आएगा, तो ये जो नदी है, ये जो ऐसे बह रही है ना? अब क्या होगा कि इस मार्ग में
जब मानसून का सीजन आएगा तो पानी की मात्रा और बढ़ जाएगी। एक तो ग्लेशियर के पिघलने की भी गति तेज हो गई है, उस समय पे गर्मी रहती है, और दूसरा मानसून से भी पानी मिल रहा है, मतलब इस नदी में क्या हो गया, पानी की मात्रा बढ़ गई। और ये नदियां अपने आधार तल को ही प्राप्त नहीं कर पाई, कह रहा हूं, मतलब उतनी गहराई में नहीं बहती है ना। तो होगा ये कि जैसे ही उत्तर भारत से हिमालय से निकल करके बहना शुरू करेंगी और एक फ्लो पकड़ेंगी अपना, तो इस समय पे ये नदियां जब इनको विसर्प लेना है, जब मुड़ना है, तो इनके पास इतना समय ही नहीं बचता कि ये यहाँ पे विसर्प ले ले या मुड़ जाए। ये क्या करेंगी, डायरेक्ट बह जाएंगी, यहां से ऐसा कनेक्ट हो जाएंगी डायरेक्ट। ठीक, इनको मुड़ने का समय ही नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, ये नदी जो ऐसे इस रूट में बह रही थी, जो नदी इस रूट में ऐसे बह रही थी, अब क्या करेगी, ये नदी डायरेक्ट बह जाएगी यहां से। क्लियर। अब जब डायरेक्ट बहना शुरू करेगी तो अब उसको एक नया रूट मिल गया है, जो कम समय पे नदियों को मुड़ने के लिए समय नहीं ले रहा है। तो अब धीरे धीरे नदियों का जल जो है इस क्षेत्र में आना क्या हो जाएगा, कम। समझ गए बात को। अब क्या हो जाएगा, नदियां जो यहाँ पे आ रही थी अब ये क्या हो जाएंगी, ऐसे डायरेक्ट बह जाएंगी। और यहाँ पे जो पानी पहले जा रहा था, यहाँ पे अब ऐसा झील बन जाएगा। ये एरिया इससे क्या हो गया, कट गया। और इसको देखोगे तो गाय का खुर जो होता है, ऑक्स बो जो होता है, वो कुछ ऐसा ही दिखता है ना। तो ये कैसी झील बना रही हैं, ऑक्सबो झील बना रही हैं या गोखुर झील बना रही हैं। समझ में आया। इस क्षेत्र में बनने वाला झील कैसा होगा, गोखुर झील होगा। कौन सी नदियां बनाएंगी, उत्तर भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां ऐसा काम नहीं करती। दक्षिण भारत की नदियां इस तरीके का गोखुर झील नहीं बनाती। दक्षिण भारत की नदियां क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं वाटरफॉल और रैपिड्स। ठीक, क्या बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं। उत्तर भारत की नदियां वाटरफॉल नहीं बनाती या कम बनाती हैं, नहीं के बराबर। क्योंकि उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए कि उत्तर भारत में क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मैदानी क्षेत्र में वाटरफॉल बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि दक्षिण भारत पूरा क्या है, पठारी रीजन है, पठारी क्षेत्र है। अचानक से नदी ऐसे मैदानी क्षेत्र में बहते हुए नीचे उतर जाएगी, है ना। नीचे उतरेगी तो यहाँ जो नदी बह रही थी वो भी नीचे उतरेगी साथ से साथ, और नीचे उतरेगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी, यहाँ पे वाटरफॉल बनाएगी। समझ गए, समझ में आया बात। ये क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल बन रहा है। ठीक, तो दक्षिण भारत की नदियां क्या बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं। उत्तर भारत की नदियां क्या बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं और वी आकार की घाटियां बनाती हैं। ठीक, क्या बनाती हैं, वी आकार की घाटियां। रैपिड्स क्या होता है, वाटरफॉल का एक छोटा रूप समझ लीजिए, है ना। छोटा रूप है तो क्या है, रैपिड्स है। उत्तर भारत की नदियां जो हैं ये नौकायान के लिए बेस्ट होती हैं। बेस्ट कंडीशन देंगी किसके लिए, नौकायान की। आप गए होगे बनारस में तो बिना स्टीमर में बैठे हुए, बिना नौकायान किए हुए वापस आए ही नहीं होंगे। गंगा में घूमे ना नौकायान के, क्या यहाँ रिहन नदी में घूम ले रहे हो क्या, है? क्या पता आप लोग घूम लेते होगे, है कि मैं तो नहीं घूम पाया। रिहन नदी में बाइक पार कर दिया हूँ, वो अलग बात है कि नहीं है। मतलब इतना पानी नहीं है कि बाइक भी पार ना हो पाए, बाइक पार हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। जबकि उत्तर भारत में क्या हो रहा है, आराम से, अभी वो गर्मी का सीजन ना, पीक जून में भी आप क्या कर सकते हैं, नौकायान कर सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र में ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, कम है, नौकायान नहीं हो सकता, कम हो सकता है। उत्तर भारत की नदियां हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए एकदम बेस्ट कंडीशन देंगी। पानी की मात्रा ज्यादा है, साल भर डैम में पानी रहेगा, ठीक तरीके से क्या हो सकता है, हाइड्रो पावर जनरेशन। जबकि दक्षिण भारत के नदियों में भी हाइड्रो पावर जनरेशन हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत की नदियों की तुलना में कम। समझ में आया। आपसे इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बनेंगे,
और आप इधर नदियों की लंबाई पढ़ के गए हैं, कहाँ से निकल रही है पढ़ के गए हैं, और पूछ क्या रहा है ये कि दोनों में क्या फर्क है। समझ में आया? उत्तर भारत की नदियां ये करती हैं, ये करती हैं, ये करती हैं, ऐसा 1, 2 और 3 नंबर में कूट में सवाल बनेगा आपसे, और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत कठिन सवाल हो जाएगा आपके लिए। समझ में आया? ठीक, जबकि इतना कठिन बात नहीं है, ये बातें समझ में आई हैं, क्लियर है? उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के बीच क्या अंतर है, बातें समझ में आ गई? इतना बात जानना है ना? अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब थोड़ा सा अपवाह प्रतिरूप देखते हैं। अपवाह प्रतिरूप, ऐसा थोड़ी आ रहा है मन में कि जल्दी से नदियों को बताइए, कहाँ ये एक गंगा नदी खींचिए और उसकी सहायक नदियां बता दीजिए फट से। ऐसा आ रहा है क्या मन में? नहीं ना? ऐसा आ रहा होगा तो ऐसा ख्याल अभी मन से निकाल दो, पहले चीजों को समझो ताकि आपको कहानी बढ़िया समझ में आए। ठीक है? जब पढ़ रहे हैं तो बढ़िया डिटेल में एक ही बार पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना रहे, फिर पेपर देते रहिए। ठीक, जो जो पेपर देना है। अपवाह प्रतिरूप, किस किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप होगा? तो एक अपवाह प्रतिरूप है, इसको बोलते हैं परवर्ती अपवाह। कैसा अपवाह है? परवर्ती। दूसरा है परवर्ती, एक परवर्ती हो गया, एक होगा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ठीक। दूसरा कौन सा है? पूर्ववर्ती। परवर्ती, पूर्ववर्ती, फिर अनुवर्ती। ठीक, परवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। तीसरा होगा द्रुमाकृत। द्रुमाकृत, या इसको कहते हैं शाखित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। ठीक, इसके बाद एक है, इसको बोलते हैं अरीय या रेडियल, अरीय अपवाह। ठीक है? अब देखिए, समझिए परवर्ती अपवाह क्या होता है। परवर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है, अनुवर्ती क्या है, और ध्रुमाकृत क्या है। जो आपको अपवाह पता है वो कौन सा है? अनुवर्ती। कौन सा पता है आपको? कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक लैंड एरिया है और जिसका स्लोप जो है, जिसका स्लोप जो है किधर है, तो इसका स्लोप जो है इधर है, ऐसा, या फिर इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक, ऐसा स्लोप है, मतलब यहां से नदी निकलेगी और इधर नीचे की तरफ बहेगी। ये क्या है? ऊंचा क्षेत्र है ना? तो यहां से नदी निकल करके इस एरिया में ऐसे बह जा रही है, तो किधर बह रही है? अपने स्लोप में। समझ में आया? स्लोप में बह रही है, ये स्लोप वाला एरिया है मान लेते हैं ऐसा। ठीक, स्लोप में बह रही है, तो इस प्रकार के अपवाह को क्या बोलते हैं? अनुवर्ती अपवाह। क्लियर? ये आपको पता है कि जितने भी नदियां बह रही हैं उसको किसी न किसी स्लोप के डायरेक्शन में बह रही हैं, क्या बोलेंगे इसको? अनुवर्ती अपवाह। क्लियर बात? दूसरा, जैसे अनुवर्ती अपवाह मतलब जब नदियां ढाल के अनुरूप बहती हैं। ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? अनुवर्ती। उदाहरण के लिए कौन सी नदियां हैं? तो लगभग जितनी नदियां हैं सभी, जैसे गंगा हो गई, है ना, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, जैसे महानदी हो गई, है ना, ये सारे नदियां किसके उदाहरण है? तो अनुवर्ती के। परवर्ती क्या होता है, इसको समझिए। परवर्ती अपवाह कहने का मतलब है कि ऐसी नदियां जो किसी प्रमुख नदी से समकोण पर जाकर मिलती हैं, इसको क्या बोलेंगे? परवर्ती अपवाह।
इसी को आयताकार अपवाह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयताकार अपवाह। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रमुख नदी ऐसे बह रही है और अन्य नदियां इसमें आकर के समकोण पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। समझ में आ गया बात? तो ऐसी नदियां अगर मिल रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक, परवर्ती अपवाह। नहीं, मतलब 1-2 डिग्री कम ऊपर नीचे है ऐसा नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 90 डिग्री पे जाके मिल रही है। समझ में आया? तो ऐसे अपवाह को क्या बोलेंगे? परवर्ती। बात समझ में आ रहा है? परवर्ती अपवाह कहने का मतलब जब नदियां ठीक प्रमुख नदी से समकोण पर जाकर मिले तो उसको क्या कहेंगे? परवर्ती, है ना? या आयताकार, यहां से इनकी सहायक नदियां भी ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आयताकार स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक ना? तो ये हो गई। इसके बाद देखिए अन्य अपवाह कौन सा है? तो अन्य अपवाह टाइप में कौन सा है? पूर्ववर्ती। कौन सा है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती अपवाह क्या है? तो पूर्ववर्ती अपवाह कहने का मतलब है कि ऐसा अपवाह ठीक, ऐसा अपवाह जिसमें जो नदियां हैं, ठीक, ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें जो प्रमुख नदी है वो नदी हिमालय के निर्माण के पहले से बनी है। मतलब हिमालय जब बना है उससे पहले से बनी हुई है, बह रही है, और हिमालय के बनने के बाद भी अपना मार्ग नहीं चेंज की है, अभी भी उसी रूट में बह रही है। बल्कि जो पत्थर उभरे, जो हिमालय के निर्माण में जो चट्टाने हैं उनको काट करके बह रही है। ऐसे अपवाह तंत्रों को क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में बहने वाली नदियां। समझ में आया? तो ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बह रही हैं तथा हिमालय के बनने पर भी अपना मार्ग परिवर्तित नहीं की हैं, ऐसी नदियों को क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती नदियां कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? ऐसी नदियों को क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदियां। कोई दिक्कत इसमें? पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, समझ में आया? देखिए कैसी नदियां हैं? परिवर्तित नहीं की हैं। उदाहरण देखिए इसका, पूर्ववर्ती का उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी गार्ज बनाती है और बहुत गहरा गार्ज बनाती है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज, गुंजी में 5200 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। गार्ज बनाने के पीछे का कारण ही क्या है कि वो कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। हिमालय बन के खड़ा हो रहा है लेकिन नदी अपना मार्ग नहीं चेंज कर रही है, वो मिट्टी को क्या कर रही है? लगातार काट ही रही है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ये सब किसके उदाहरण हैं? पूर्ववर्ती नदी के। ध्रुमाकृत या शाखित क्या होता है? तो ध्रुमाकृत या शाखित कहने का मतलब है कि जब नदियों से उनकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और वृक्षाकार संरचना का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इसको क्या कहेंगे? ध्रुमाकृत या शाखित अपवाह तंत्र। जैसे मान लेते हैं कि ये एक नदी बह रही है और ये इसकी सहायक नदियां हैं, है ना? ये क्या है? इसकी सहायक नदियां, और अन्य सहायक नदियां भी ऐसे निकली हुई हैं। तो जैसे वृक्ष के ब्रांचेस निकले होते हैं
ट्री के ब्रांच, वैसे ही इनके भी क्या निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं। इनको देख करके लगेगा कैसा अपवाह तंत्र है ये, तो ये शाखित अपवाह तंत्र है। समझ रहे हो बात को? इसको क्या बोल देंगे? शाखित अपवाह तंत्र बोल देंगे। समझ में आया? जैसे वृक्ष की शाखाएं इधर उधर बिखरी रहती हैं, वैसे ही पूरा अपवाह तंत्र में नदियां क्या हों, इधर उधर बिखरी हुई हों और वृक्ष की शाखाओं की जैसे दिखे, तो उसको क्या कहेंगे? शाखित अपवाह तंत्र, है ना। इसके बाद अगला क्या है? अरीय अपवाह तंत्र, या इसे रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, है ना। अब अरीय अपवाह तंत्र क्या है? तो अरीय अपवाह तंत्र का मतलब है कि जब नदियां किसी ऊंचे क्षेत्र से, मतलब पर्वत से या किसी ज्वालामुखी क्षेत्र से निकलती हैं, तो निकल करके अलग अलग किनारे में क्या हो जाए, बह जाए अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे? अरीय अपवाह तंत्र कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है ना, और इससे नदियां निकल रही हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जा रही हैं, बह जा रही हैं, कुछ इधर कुछ ऐसे। समझ में आया? अगर ज्वालामुखी नहीं है तो क्या होगा, ये कोई पर्वत होगा, पर्वत से निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में बह जा रही है, तो ऐसे अपवाह तंत्र को क्या बोलेंगे? अरीय अपवाह तंत्र। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, सोन नदी, ये क्या है इसके उदाहरण है, नर्मदा और सोन। बताइए, अपवाह तंत्र के ये प्रतिरूप समझ में आए आपको? पांचों। परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है, द्रुमाकृत क्या है और अरीय क्या है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? कुछ है पूछने के लिए? पूछने के लिए कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं है? एक सेकंड।